आज हम क्रिकेट की बात नहीं करेंगे, आज हम हॉकी की बात करेंगे, जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। एक बार फिर से हॉकी ने करवट बदली और जो इस एशिया कप को जीतेगा राजगीर में, वो वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई करेगा, जो अगले साल नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाना है। चैंपियन बनना पड़ेगा यहां पर। नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और आज हम क्रिकेट की बात नहीं करेंगे, आज हम हॉकी की बात करेंगे, जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। और हॉकी वो खेल है जिसमें हमने ओलंपिक्स में रिकॉर्ड गोल्ड मेडल जीते हैं, जबरदस्त प्रदर्शन किया है, वर्ल्ड कप जीता है 1975 का। हॉकी के इतिहास के बारे में बात करें तो हॉकी का इतिहास तो हमारा बड़ा स्वर्णिम है, लेकिन अगर हम मौजूदा दौर पर अगर हम हॉकी की बात करें तो मौजूदा दौर में हॉकी हमारे लिए उतना गोल्डन नहीं है जितना गोल्डन होना चाहिए था, जिसकी हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि जब हमारे पास इतनी खूबसूरत हिस्ट्री है, हिस्ट्री में पास्ट में हमने इतने ज़बरदस्त अचीवमेंट्स दर्ज किए हैं, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो हमारा प्रेजेंट कैसे खराब हो गया? अब जब प्रेजेंट खराब हो गया तो फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच में जब हमने देखा कि 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद से लगातार भारतीय हॉकी जो थी पिछड़ती ही चली गई। टीम्स अच्छी आई, ऐसा नहीं था कि खिलाड़ी नहीं थे, ऐसा नहीं था कि अच्छे ग्रुप्स नहीं आए, ऐसा नहीं था कि अच्छे कोचेस नहीं थे, लेकिन जीतना भूल गए हम जीतते नहीं थे हॉकी में। जहां भी जाते थे वहां पर हार जाते थे, चाहे वो ओलंपिक्स की बात हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो, चाहे वो एशियन गेम्स की बात हो। एशियन गेम्स में 1998 में हम जीते गोल्ड मेडल, और वहाँ से कहीं ना कहीं गाड़ी ने फिर यू टर्न लिया था। लेकिन उस बीच कई ओलंपिक्स में हम बहुत क्लोज, चाहे वो सिडनी ओलंपिक्स की बात करें हम 2000 की, 2008 बीजिंग ओलंपिक की बात करें जहाँ पर हमने क्वालिफाई तक नहीं किया, चाइना से हार कर हम बाहर हो गए। तो ऐसी कई बातें हुई जो ऐसा लगा कि शायद हिंदुस्तान में हॉकी का दी एंड हो चुका है, अंत हो चुका है, पूर्ण विराम जो है लग चुका है हॉकी के फ्यूचर के सामने। लेकिन एक बार फिर से हॉकी ने करवट बदली और हॉकी एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगा। और ये अगर हम वापसी की बात करें हॉकी की, तो 2004-2007 तक हमारे पास बहुत बेहतरीन टीम थी, लेकिन अचानक 2008 जब हमने ओलंपिक क्वालिफाई नहीं किया, फिर एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ। लेकिन 2012 ऑनवर्ड्स अगर आप देखें, हॉकी में एक भूचाल सा आया दोबारा और हॉकी ने इंप्रूवमेंट करना शुरू किया। अब मैं पुरानी बातों में लगा रहूं या तुरंत प्रेजेंट में आ जाऊं? तुरंत प्रेजेंट में आ जाता हूं। और मैं यहां पर आज आपसे बात करने के लिए आया हूं 2025 एशिया कप, हीरो एशिया कप के बारे में बात करने के लिए। और हीरो एशिया कप 2025 जो कि राजगीर बिहार में खेला जा रहा है, उसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक टूर्नामेंट है हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के हॉकी के लिए। हिंदुस्तान की हॉकी पिछले 2 ओलंपिक्स में लगातार ब्रॉन्ज मेडल लेने में कामयाब हुई है, तो साफ है कि हॉकी के पास टीम भी है, खिलाड़ी भी हैं और फ्यूचर हमारा ब्राइट भी है। उस फ्यूचर को बनाने की ज़रूरत है। तो ये जो हीरो एशिया कप 2025 राजगीर में हो रहा है, ये उसी कड़ी में एक कहीं ना कहीं वो पहल है जो भारतीय हॉकी को आगे लेकर जाएगा। भारतीय हॉकी टीम में कई नए खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में चुने गए और मैं थोड़ा बहुत इस टूर्नामेंट के बारे में बात करके आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इंडिया टीवी के OTT प्लेटफॉर्म पर, अगर अब आपने हमारा इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप चाहे उसे प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लें या ऐप स्टोर में, यानी कि या फिर एप्पल में कर लें या फिर आप गूगल में कर लें, जो भी आप फ़ोन यूज़ करते हैं, आपको इंडिया टीवी का OTT ऐप मिल जाएगा। उसमें आप इसको डाउनलोड करें और आप हर कवरेज, नॉट जस्ट क्रिकेट, एवरी स्पोर्ट आप वहां पर देख सकते हैं। तो उसी कवायद में हम आगे बढ़े हैं और हॉकी पर अब हमारी नजरें पड़ी हैं। आपने हाल में देखा होगा कि वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल को भी हमने बड़े एक्सटेंसिवली कवर किया था। अब बात हो रही है यहाँ पर कि जो एशिया कप हो रहा है उसमें उसकी अहमियत क्या है, उसके क्या मायने हैं हमारे लिए। उसके मायने बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। आपको मैं बता दूं पहले कि
भारतीय टीम जो है यहाँ पर कप्तान हरमनप्रीत सिंह है और वो तो ओलंपियन है, हर कोई जानता है। हार्दिक है उस टीम में, कई ओलंपियंस इस टीम में हैं, लेकिन कुछ नए खिलाड़ियों का भी यहाँ पर अगर आप देखें तो पदार्पण हुआ है ना, देखने को मिला है। चाहे वो बात कहें कि हमने हमेशा कहा पीआर श्रीजेश आपकी एक ऐसा लेजेंडरी फिगर जिसके बिना भारतीय हॉकी के बारे में सोचना जरा नामुमकिन सा हो गया था। पीआर श्रीजेश के बाद गोलकीपर कौन आएगा, तो पीआर श्रीजेश के बाद भी हमारे पास एक अच्छा गोलकीपर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है पाठक के नाम से, जो कि बहुत शानदार गोलकीपिंग भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस हीरो एशिया कप की, तो 8 टीमें इस एशिया कप में हिस्सा ले रही हैं और जब मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूं, जब ये मैं बातें बता रहा हूं, भारतीय टीम जो है सुपर फोर्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। सुपर फोर्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है टीम इंडिया। लेकिन वेकअप कॉल है इस एशिया कप के दौरान, क्योंकि इस एशिया कप से कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर की टीम भी टेस्ट हो रही है और आप आगे जाकर खासकर एलए ओलंपिक्स में क्या गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, क्या आने वाले वर्ल्ड कप में आप वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, इसकी एक साफ तस्वीर भी हमें देखने को मिल रही है इस एशिया कप के दौरान, जो कि राजगीर में खेला जा रहा है। 7 सितंबर को इसका फाइनल होना है। थोड़ा सा मैं आपको इस टूर्नामेंट के बारे में जो टीम इंडिया का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि टूर्नामेंट के हाइलाइट्स आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसने कितने गोल किए, क्या हुआ। पहला मैच हम 4-3 से जीते चाइना के खिलाफ, दूसरा मैच हम 3-2 से जीते जापान के खिलाफ, उसके बाद हमने कजाकिस्तान को पटक दिया बड़े आराम से। तो ये रिजल्ट्स तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्रेग फुलटन जो कि टीम इंडिया के विदेशी कोच हैं, एक और विदेशी कोच हैं, विदेशी कोचेस को लेकर तो बहुत बातें चल रही हैं कि हमेशा इनको नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो बातचीत, वो उस डिबेट को हम किसी और दिन के लिए रखते हैं। फिलहाल इस टीम के परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करते हैं और सुपर फोर्स में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए वो हम बात करते हैं। चाइना और इंडिया जो है सुपर फोर्स के लिए क्वालिफाई कर चुका है। चाइना बहुत तगड़ी टीम है, आपको मैं बता दूं। और इसके अलावा दूसरे पूल से, यानी पूल बी से, पूल ए में हम है, पूल बी से जो है यहाँ पर मलेशिया और साउथ कोरिया क्वालिफाई कर गया है। साउथ कोरिया डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन लीग में, पूल बी के लीग मैचेस में मलेशिया ने साउथ कोरिया को 4-1 से ठोका बॉस, 4-1 से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मलेशियाई टीम कितनी मजबूत टीम है। तो यहां पर टेस्ट होने वाली है टीम इंडिया, ऐसा नहीं है। साउथ कोरियन टीम भी बहुत तेज है, बहुत क्विक है। लेकिन जो चिंता का विषय मैं आपको बताऊं कि जो आपने पहले के लीग मैचेस खेले, पहले मैच में आप चाइना से बाल बाल बच गए। चाइना ने आपको 2008 में भी ओलंपिक से बाहर किया था, बीजिंग ओलंपिक से। उस वजह से आप चाइना को कभी भी हल्का नहीं ले सकते। चाइना की टीम हमेशा एक लेवल जो है, ऐसा नहीं है 10 में से कभी 2 या कभी 4 या कभी 10 खेलती है, नहीं। उसको अगर एक स्केल में आप उनको मेजर करेंगे, नापेंगे, तो आप देखेंगे कि उनका परफॉर्मेंस हमेशा 10 में से 7 या 8 वो रहता ही रहता है। तो आपका परफॉर्मेंस अगर जैसे नीरज चोपड़ा का होता है, 85 से 90 मीटर के बीच वो फेंकते ही फेंकते हैं। इवन बैड डे पे भी वो 85 मीटर प्लस फेंकते हैं। देखिए डायमंड लीग में उन्होंने सिल्वर मेडल लिया, और जूलियन वेबर जो कि 90 और 91 मीटर फेंकने में कामयाब है, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। लेकिन नीरज चोपड़ा कंसिस्टेंटली 85 से 90 मीटर के बीच फेंकेंगे ही फेंकेंगे। आपको अपना परफॉर्मेंस दुरुस्त रखना पड़ेगा। ये बंदा नीचे नहीं जाएगा। ये बंदा इतना तो करेगा ही करेगा। चाइनीज हॉकी टीम के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है, शायद गलत नहीं होगा। बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ और टीम इंडिया को जबरदस्त फाइट मिली उस मैच में, और बड़े मुश्किल से टीम इंडिया ने उस मुकाबले को जीता। और चाइनीज ने कमबैक्स भी किए, और चाइनीज ने बता दिया कि आप इनको हल्का नहीं ले सकते। ये खतरे की घंटी है, ये खतरे की घंटी है। लेकिन उस खतरे की घंटी को हमने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया कि चलो भाई पहला मैच है, टीम इंडिया रस्ती होगी, थोड़ा सा बहुत दिनों बाद मैच खेल रहे हैं भाई, एक लंबा ब्रेक हो गया है, तो हो सकता है कि टीम इंडिया अपने अभी रवा नहीं हुई है और मौसम गर्म है तो यहाँ पर अडेप्ट नहीं हुआ किया है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट मैच में जो इंडियन टीम का जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और हरमनप्रीत और हार्दिक जैसे खिलाड़ी भी हैं, और ओलंपियंस, कई सारे ओलंपियंस हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल वाली टीम के खिलाड़ी रहे, इस टीम का हिस्सा रहे। आपको मैं ग्राफिक्स में दिखा भी दूंगा कि क्या है हमारी पूरी प्लेइंग 11 क्या है और स्क्वाड क्या है इसमें। लेकिन जो चिंता का विषय था ना दोस्त, वो ये है कि जो दूसरा मैच हमने जापान के खिलाफ खेला, उसमें हमारी जो हिंदी में एक कहावत है ना कि खटिया खड़ी हो गई। मतलब उस मैच में 42 डिग्री टेम्परेचर था राजगीर में, मतलब इतना गर्म और इतना उमस भरा मौसम था, उसमें खड़ा होना भी मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद आपको पता है कौन सी टीम ज्यादा मुश्किलों में दिखी, कौन सी टीम के ज्यादा पसीने छूटे, कौन सी टीम जो थी ज्यादा थकी हुई नजर आई, कौन सी टीम थे जिसके ऐसे लग रहे थे कि जिनके पांव जो थे थोड़ा भारी हो रहे हैं इस गर्मी में, इस मौसम में चलने में मुश्किल हो रही है उनको।
सांसें जो हैं ज्यादा फूल रही हैं। जब मैं इतनी नेगेटिव बात कर चुका हूं तो आप समझ चुके हैं कि मैं अपनी ही टीम के बारे में बात कर रहा हूं। जापान के खिलाफ टीम इंडिया की जो हालत देखने को मिली, उससे यह कहा जा सकता है कि टीम इंडिया को अपने फिटनेस पर और अपने रणनीति पर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपने चांसेस भी बहुत गंवाए, मौके गंवाए, क्लोज जो ओपन गोल्स थे वो आपने गंवाए, पेनल्टी कॉर्नर्स में भी आप उतने मजबूत नहीं दिखे जितना कि आपसे उम्मीद की जाती है। अब हॉकी के जो फैंस हैं, मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान में सडनली आप हमारे यहाँ क्रिकेट देखते रहते हैं, लेकिन गलती मत कीजिएगा, हम हॉकी पर भी उतनी ही पैनी नजर रखते हैं। और दूसरी बात यह थी कि अगर इस टीम की मैं बात करूं, ये टीम में सडनली जो है एक जो है ना, मैं कहूंगा बीमारी तो नहीं कहूंगा, एक कमजोरी इस भारतीय हॉकी में पैदा हुई है पिछले 25-30 सालों में। वो ये है कि पूरे गेम को कंट्रोल करते हैं लेकिन गोल खा जाते हैं, पूरे गेम में आगे रहते हैं, लास्ट में बराबरी हो जाती है और मैच हार जाते हैं। चाहे आप 2000 की बात करो, 2008 में क्वालिफाई ना करने की बात करो, आप टोक्यो ओलंपिक्स की बात करो, मतलब जीते हुए मैच हमारे हाथ से निकल जाते हैं। चाहे आप यहां पर बात करो पेरिस ओलंपिक्स में, तो हम बड़े क्लोज मैचेस जो हैं वो हार जाते हैं अपने गलतियों से। कहीं ना कहीं ढीलापन आ जाता है, कभी हमारे स्ट्राइकर्स ढीले पड़ जाते हैं, कभी हमारा मिडफील्ड स्ट्राइकर और डिफेंस का कॉम्बिनेशन जो है तालमेल आपस में ठीक से नहीं दिखाई देता है, आपके गैप्स बहुत हो जाते हैं। अब उन तालमेल और उन गैप्स में मैं आगे जाऊंगा जब राजगीर से आपके लिए मैं लाइव वहां से करूंगा, सारी बातें मैं आपको वहां से भी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जापान के खिलाफ जो टीम इंडिया का परफॉर्मेंस देखने को मिला, उससे कहीं ना कहीं जो है 42 डिग्री टेम्परेचर में टीम इंडिया के तो पसीने छूटे ही, लेकिन प्रेस बॉक्स में बैठे हुए या फैंस जो कि टीवी में देख रहे थे या जो स्टेडियम में फैंस बैठे थे, उनके भी पसीने छूटे। क्योंकि अगर आप जापान के खिलाफ ऐसा संघर्ष करते हैं तो आप बड़ी टीम्स जब आपके सामने आएंगी, जैसे कि जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्पेन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी, साइमन चाइल्ड उनकी टीम से नहीं खेल रहे, लेकिन न्यूजीलैंड भी बड़ी खतरनाक टीम रही है अपने टाइम पे और कुछ साल पहले तक। लेकिन ऐसी टीम जब आएंगी तो आप अगर जापान से आप 3-2 से जीत रहे हो या चाइना से 4-3 से जीत रहे हो, तो आप इन बड़ी टीम के खिलाफ कैसे जीतोगे? इसके लिए आपका अभी तक कोई, कजाकिस्तान को अगर छोड़ दें तो कोई ऐसा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं आया है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आपने आउटराइट मैच जीता है। और ये पुरानी आदत जो हमारी पड़ गई है, कमजोरी जो हो गई है, आखिरी मोमेंट पे गोल कंसीड करना या आखिरी मोमेंट पे गोल ना स्कोर कर पाना, नर्वस होना, स्टिफ हो जाना, ये सारी चीजें अभी भी टीम इंडिया के अंदर है। कई फॉरेन कोचेस आए गए, अब क्रेग फुलटन है, अब जरूरी है कि इस टीम पर वो काम करें। अब इस पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से में मैं चले जाता हूं कि सुपर 4 में आप जा चुके हो, अब आपको 3 बड़े कड़क मैच मिलने वाले हैं। 7 सितंबर को फाइनल भी खेला जाना है और जो इस एशिया कप को जीतेगा राजगीर में, वो वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई करेगा, जो अगले साल नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाना है। और सबसे बड़ी बात यहां पर कि टीम इंडिया के लिए इससे सुनहरा मौका नहीं मिल सकता वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए। अपने घर पर खेल रहे हो, अपने कंडीशंस में खेल रहे हो, इससे बेहतरीन मौका, अपने होम क्राउड के सामने खेल रहे हो, इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिल सकता है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का। चैंपियन बनना पड़ेगा यहां पर, और चैंपियन बनने की राह में कई मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं, साउथ कोरिया, मलेशिया, चाइना, ये फिर से जो टीमें आपके सामने आएंगी, ये एक जबरदस्त चैलेंज आपके सामने रखने वाली है। और खासकर अगर हम बात करें मलेशिया टीम, पहले भी अपसेट कर चुकी है टीम इंडिया को, बहुत स्ट्रांग टीम है और इस टीम को हराना होगा और फाइनल 7 तारीख को खेला जाना है। अब भारतीय टीम ने जो लीग में जो परफॉर्मेंस किया है, उस परफॉर्मेंस के दम पर अगर वो ये सोच रहे हैं कि सुपर 4 में भी हम इसी परफॉर्मेंस के दम पर मैचेस जीतेंगे और फाइनल पहुंच जाएंगे, तो शायद ये सपना टूट सकता है। टीम इंडिया को अपने परफॉर्मेंस को ऊपर लाना होगा, क्योंकि इस टीम का परफॉर्मेंस जो अब तक हमने देखा राजगीर में, ये इनका पीक परफॉर्मेंस नहीं है। पीक परफॉर्मेंस उनका सुपर 4 में आना चाहिए, मौसम चाहे कैसा भी क्यों ना हो। और जरूरी ये होगा कि इस चैंपियनशिप हीरो एशिया कप 2025 राजगीर में खेला जा रहा है, बिहार में, इसका फायदा उठाया जाए, अपने होम एडवांटेज का फायदा उठाया जाए और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया जाए। अगली बातचीत आपसे होगी सीधा राजगीर से, जी हाँ, ग्राउंड जीरो से। मुझे दीजिए आज्ञा, और जो भी आप हॉकी में सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, उन कमेंट्स को पढ़ूंगा और आपके लिए जवाब भी लेकर आऊंगा। चैंपियन बनना पड़ेगा यहां पर।